नमस्कार। राज्यसभा टेलीविजन के कार्यक्रम मीडिया मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। मीडिया मंथन के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे मीडिया में दलित आदिवासी मुद्दे। हमारे देश के बड़े राजनेता, अभिनेता, बुद्धिजीवी, न्यायविद, अफसर, कलाकार और पत्रकार सभी जात पात को नापसंद करने की बात करते हैं। इस पर सभी नाक भौं सिकोड़ते हैं। भारतीय जनगणना में जात की गणना न हो, इसके लिए इनमें लगभग सर्वानुमति थी, लेकिन भारत की जेलों में बंद कैदियों की गणना पर अब तक ऐसी कोई रोक नहीं है। अंग्रेजों के जमाने से यह प्रथा चली आ रही है। अभी 2013 की जेल गणना में कुछ हैरतअंगेज तथ्य उजागर हुए। देश की जेलों में सबसे अधिक दलित, आदिवासी और मुसलमान हैं। देश की आबादी में इनका प्रतिशत महज 38.6% है, पर जेलों में इनकी तादाद 53% से ऊपर है। इसमें पिछड़ों और अन्य अल्पसंख्यकों की आबादी जोड़ दिया जाए तो यह संख्या हो सकता है 90% से ऊपर हो जाए। लेकिन ऐसे रहस्य उद्घाटनों को मुख्यधारा का मीडिया आमतौर पर ज्यादा तवज्जो नहीं देता। वो किसी अफसर के कुत्ते या भैंस के खो जाने की खबर पर बहस करा सकता है, पर दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के सामने खड़ी लोकतांत्रिक भारत की अपराध दंड प्रणाली की पेचीदगियों को बहस के लायक नहीं मानता। वह किसी गंभीर जांच पड़ताल के बगैर बदायूं की 2 बहनों की कथित हत्या पर नई दिल्ली से न्यूयॉर्क तक एक झूठ को सच बनाकर पेश कर सकता है। किसी शोरूम, किसी ज्वेलरी शॉप, किसी पार्लर या फैशन सेंटर या किसी निजी 5 सितारा हॉस्पिटल या होटल पर घंटे भर तक लाइव जा सकता है, लेकिन श्रम कानूनों में फेरबदल पर वह चुप्पी साध लेता है। यस नो कुछ भी नहीं। एक सूबे के महादलित मुख्यमंत्री के अनगढ़ बयानों को मीडिया तोड़ मड़ोड़ कर यूं पेश कर सकता है कि उसकी जम कर जगहसाई हो। क्या यह सब मीडिया में अनायास हो जाता है, या इसके पीछे मुख्यधारा मीडिया के मुख्य किरदारों के अपने पूर्वाग्रह, एजेंडे और कुछ प्राथमिकताएं भी होती हैं? हम इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं 4 खास मेहमान। हमारे साथ हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के प्रोफेसर विवेक कुमार। हमारे साथ हैं राधिका रामाशेषन, टेलीग्राफ की पॉलिटिकल एडिटर। हमारे साथ हैं इफ्तिकार गिलानी, डीएनए अखबार के ब्यूरो चीफ। और साथ में हैं जामिया मिलिया में असिस्टेंट प्रोफेसर मनीषा सेठी। हम आप सबका स्वागत करते हैं स्टूडियो में। और बातचीत शुरुआत हम करते हैं विवेक कुमार आपसे, क्योंकि आपने इस विषय पर काम किया है एक समाजशास्त्री होने के नाते। क्या आपको लगता है हमारे देश में जो एक न्याय विधान है उसके बारे में बहुत कुछ कहा गया है। अभी आपने हमारी इंट्रो में देखा कि किस तरह से जो आंकड़ा है खासकर कैदियों के बारे में, वो बहुत ही भयानक तस्वीर पेश करता है। लेकिन अगर हम मीडिया के बारे में देखें तो इन कहानियों को हमारे देश का मुख्यधारा का मीडिया आमतौर पे वाकई तवज्जो नहीं देता। अगर देता है तो वो जरूर दिखता हम लोगों को। लेकिन आपको क्या लगता है एक समाजशास्त्री के रूप में, क्या ये विषय एकेडमिक स्तर पर उठाए जाएं, पॉलिटिकल स्तर पर उठाए जाएं? क्या मीडिया में भी ये जरूरी नहीं है वहाँ उठाने के लिए? नहीं, बहुत ज़रूरी है कि इसको मीडिया में उठना चाहिए था। और ये तो अपने आप में एक रहस्योद्घाटन है, जैसा कि आपने खुद कहा। और मीडिया का इस पर संज्ञान न लेना, और विशेषकर मुझे लगा कि हिंदी मीडिया ने तो बिल्कुल भी नहीं लिया। अंग्रेजी के एक पत्र पे तो हम लोगों ने कुछ देखा भी, लेकिन हिंदी के मीडिया ने, जो कि हिंदी पट्टी के लोग उसको पढ़ते हैं, और दलित आदिवासी सबसे अधिक पढ़ते हैं। और उत्तर प्रदेश जैसे में, जहां पर 21% और पंजाब में 28%, 29% दलित समाज के लोग रहते हैं, उस पट्टी में हिंदी का अखबार ना छापे ये खबर, ये गले से उतरने वाली बात नहीं है। और इसीलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक अभिजात्य वर्ग का एक साफ जमावड़ा दिखाई देता है कि हम किसको एक्सपोज करने जा रहे हैं। क्या हम पुलिस तंत्र को एक्सपोज करेंगे इस खबर को लिख करके, या हम अपनी न्याय व्यवस्था को एक्सपोज करेंगे, या फिर पूरे के पूरे प्रजातंत्र की जो प्रणाली में घुसपैठ हो गई है। बुरिया कमीशन की एक रिपोर्ट थी। बुरिया कमीशन ने बाकायदा जो है हमारे न्याय तंत्र पर ही प्रश्न उठाया था। तो वो सब खुल न जाए कहीं, उस डर से क्या ये नहीं हो रहा है, ये एक बात समझ में आती है। लेकिन दूसरी तरफ जो विमलेश जी, सबसे बड़ी बात ये है उर्मिलेश जी, कि जो ये खबर है, क्या वास्तविकता में दलितों की खबर है, या दलित इसमें ऑब्जेक्ट हैं कि सब्जेक्ट हैं? ये भी एक बात होती है कि दलित पर अत्याचार हुआ, आपने छाप दिया, क्या वो दलित खबर मानी जाएगी?
या दलितों ने कुछ सकारात्मक अर्जन किया है उसकी खबर आप छापें। लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि दलितों के ऊपर अत्याचारों की खबर का एक बड़ा छोटा सा एक और एग्जाम्पल है कि उत्तर प्रदेश में 2000-2004 के बीच में SC ST एक्ट में 74,000 मुकदमे जी अभी पेंडिंग हैं बाकायदा आपके न्यायालयों में, लेकिन कहीं उसका कोई संज्ञान नहीं है। हर दिन 2 दलित मौत के घाट उतारे जाते हैं और 3 दलितों की हत्याएं होती हैं। इस पर भी मौन रहता है मीडिया। तो इसका मतलब कुल मिलाकर के शून्यता है, और कहीं अगर आपने खबर छाप भी दी तो ऐसा लगता है कि वो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। राधिका, आपका एक जर्नलिस्ट के रूप में आप लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में भी आपने कवर किया है, दूसरे स्टेट्स को भी कवर किया है। एक समाज शास्त्रीय स्तर पर जो एक तस्वीर पेश की विवेक कुमार ने, एक जर्नलिस्ट के तौर पे आप इस पहलू को कैसे देखती हैं? सिवाय ये केवल एक मसला कैदियों की उपस्थिति का नहीं है कि जेलों में कितने कैदी दलित, आदिवासी या माइनॉरिटीज़ हैं। जनरली जो इस तस्वीर है हमारे समाज की, उसमें मीडिया का कवरेज इस पहलू पर क्यों इतना नज़रअंदाज करता है उन मुद्दों को? बहुत ही, एक तो बहुत ग्रोस अंडर रिपोर्टिंग है, और आपने जिक्र किया कि ये जो क्राइम वाली स्टेटिस्टिक्स दलित्स, माइनॉरिटीज़ और आदिवासीज, ट्राइबल्स का, इसमें भी एक सेंसेशनल एंगल है। मुझे तो बिल्कुल ऐसे लगा कि ये ब्रिटिश के ज़माने में जैसे कुछ कुछ ट्राइब्स को क्रिमिनल ट्राइब्स की तरह क्लासिफाई किया था, बाद में तो ऑफकोर्स वो प्रोविज़न वगैरह हटा दिया। मुझे तो उस ज़माने का ऐसे ही लगा कि वो एक थ्रोबैक है ब्रिटिश के ज़माने पे। ये पूरा सेंसेशनल एंगल के वजह से रिपोर्ट किया कि ये जो है ना मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, आप उसमें देखिएगा कि डाइवर्सिटी इंडेक्स बहुत ही बुरा है। कितने दलित्स हैं, कितने पिछड़े वर्ग के हैं, कितने माइनॉरिटीज़ हैं। आप इंग्लिश, हिंदी लैंग्वेज पेपर्स का भी अगर आप एक असेसमेंट जायज़ा लेंगे तो बहुत डिस्मल है, बहुत ही एबिस्मल है। तो अब आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि क्या ओबीसीज, दलित्स और माइनॉरिटीज़ को ज़्यादा आप पोजीशंस, इम्पोर्टेंट पोजीशंस दें और या ज़्यादा तादाद में लें तो कवरेज इम्प्रूव होगा क्या, एनहांस होगा क्या? मुझे लगता है कि इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि जो ऊपर से जो एडिटोरियल पर्सपेक्टिव है वो दिन पे दिन इतना गिरते जा रहा है। सबको चाहिए ये सेंसेशनलिज्म, ग्लैमर। और अगर दलित या ओबीसी का कुछ विषय लेंगे भी, आपने जितिन राम मांझी का जिक्र किया था इंट्रोडक्शन में, उनको जोकर की तरह, क्लाउन की तरह, क्रिमिनल की तरह, सर्टेन स्टीरियोटाइप्स हैं, वो आज भी अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल हटे नहीं हैं दिमाग से, और उसी स्टीरियोटाइपिंग के मुताबिक अधिकतर रिपोर्टिंग होता है। इसका मतलब नहीं है कि सेंसिटिव रिपोर्टाज नहीं होता आपने है। माफ कीजिएगा हस्तक्षेप के लिए, आपने जीतन राम मांझी जी का जिक्र कर दिया, हालांकि हमारा विषय दूसरा है, तो मैं बिल्कुल संक्षेप में एक टिप्पणी आपसे चाहता हूं कि अगर बिहार के मुख्यधारा मीडिया को देखिए, जो छन छन कर हमारे राष्ट्रीय मीडिया में भी जो खबरें आ रही हैं, उनके बारे में, उनके बयानों को जिस तरह पेश किया जा रहा है, खासकर बहुत तोड़ मरोड़ कर, क्या आपको नहीं लगता कि यह भी एक खास तरह की दलित, आदिवासी समाज के प्रति एक बायस हमारे मीडिया की है कि वो अगर कुछ अनगढ़ बातें कह रहे हैं जो बहुत रियलिटी के करीब हैं या किसी को एजुकेट करने के लिए कही जा रही हैं अपने समाज को, तो उनको भी यूं पेश किया जा रहा है जैसे वो उनको हास्यास्पद बना दिया जाए पूरे समाज में? मीडिया ने अपना दिमाग बना लिया है कि इनको एक जोकर की तरह प्रोजेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये नीतीश कुमार के बाद आए हैं। नीतीश कुमार को तो खैर अच्छा प्रेस ही मिला है, ऑल्दो वो ओबीसी कास्ट से बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा याद करिएगा, मायावती जी या कांशीराम जी को किस ढंग से प्रोजेक्ट करते थे जब शुरू में जब बीएसपी उभर के आई है, या मुलायम सिंह को किस ढंग से, शुरू में कर्पूरी ठाकुर सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है, उनको जिस तरह मीडिया ने पेश किया। लालू प्रसाद यादव, उसके बाद में लालू प्रसाद, जो मैं मानती हूँ कि वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉलिटिशियंस इन इंडियन हिस्ट्री, उनको किस तरह, उनके बयानों को भी इसी तरह तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता था। उन्होंने जो फार रीचिंग काम किए हैं उस पे तो उसका तो कोई जिक्र नहीं होता था। हम जरूर आपसे और विषयों पर भी बात करेंगे और मुद्दों पर भी, लेकिन इफ्तिकार, आपका एक जर्नलिस्ट के रूप में आपने तो स्वयं ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट के उल्लंघन के नाम पर जेल यातना भी सही है, और फिर आपको रिहा करना पड़ा था। हमने आपकी किताब भी पढ़ी है, बल्कि वो किताब में आपने ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट के अभियोग में
पश्चिम उत्तर प्रदेश के खासकर बहुत सारे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग थे किस तरह तिहाड़ में भारी पैमाने पर बंद हैं, उसका भी जिक्र किया अपनी पुस्तक में। मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके अगर निजी अनुभवों की रोशनी में अगर आप इस हकीकत को देखते हैं, खासकर कैदियों वाली, तो आप क्या कहना चाहेंगे आज? बिल्कुल, एज एन इनर पर्सन जिसने ये पूरा जिसने जेल एटलीस्ट देख ली है अंदर से, मैं ये किताब जो है मैंने जो लिखी थी ये तकरीबन 2002 और 2003 का अनुभव था। उस वक्त तिहाड़ जेल में, जब दिल्ली में जो है मुसलमानों की आबादी 11% है, तिहाड़ जेल में उस वक्त मुसलमानों की आबादी जो है 34% है। 34% थी। और मैं हर साल तकरीबन इस चीज़ को मॉनिटर करता हूँ हर साल, चूँकि रमज़ान के महीने में जो लोगों को रोज़े रखने होते हैं और उस वक्त वो तिहाड़ जेल में एक तरह की गिनती होती है कि किन किन को रोज़ा रखना है, तो उस वक्त पता चल जाता है हमें कि मुसलमानों की आबादी कितनी, वरना अदरवाइज़ कोई और वजह, कोई और हमारे पास कोई और सोर्स है नहीं, कम्युनल कन्फिगरेशन नहीं देती है कभी भी जेल। तो मैं जब ये पिछले 10 सालों से, जब से 2000 मैं हर साल तकरीबन इस चीज़ को देखता हूँ, ये पॉपुलेशन रेशो जो है बिल्कुल वहीं का वहीं टिका हुआ है। ये कभी 34%, कभी 33%, कभी 35% हो जाता है जी हर साल। और किसी भी मीडिया ने या किसी भी मीडिया हाउस ने जो है इसको कभी जानने की कोशिश नहीं की आखिर ये क्यों है, जबकि अगर दिल्ली में मुसलमानों की आबादी सिर्फ 11% है, जेल में सिर्फ 30% से ज़्यादा क्यों है। मैं ये एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो लोग वहाँ पर हैं ये सिर्फ सिक्योरिटी कानून की वजह से नहीं है, ये सिर्फ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वजह से या टाडा वगैरह दूसरे कानूनों की वजह से नहीं है। अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो चोरी के केस हों, चाहे वो पिक पॉकेटिंग हो, चाहे वो डिफरेंट केसेस हों, एक्सेप्ट मैंने देखा है ये जो फाइनेंशियल क्राइम्स हैं 400, 420, 421 है, 400 उनमें बहुत कम, उनमें कम से बहुत कम आते हैं मुसलमान। बाकी क्राइम्स में मुसलमान अच्छे खासे अपनी तादाद से कुछ ज़्यादा ही हैं। और इसकी वजह है कि एक तो सिस्टम में उनके पास जो है बहुत काफ़ी गरीब तबके से आते हैं, कोई लीगल एड नहीं होता है। एक ही केस में अगर मैं बिल्कुल भी कह सकता हूं कि अगर एक ही केस में एक हिंदू और मुसलमान भी होता है, हिंदू को बेल मिल जाती है, मुसलमान को नहीं मिल जाती है, क्योंकि उसका केस टेकअप नहीं होता है जुडिशल सिस्टम में। तो इसकी सबसे बड़ी वजह जो है हमारा अपना जुडिशल सिस्टम है। जो आपने अभी दलित्स के बारे में भी कहा, आपने कहा कि 74,000 केसेस जो है यूपी में पड़े हुए हैं, सिर्फ हमारा जो है नाकामी जो है वो हमारे अपने जस्टिस सिस्टम की नाकामी है। मनीषा, अगर हमारी अपराध दंड जो व्यवस्था है हमारे देश की, अगर उसकी ये समस्या है, जैसा इफ्तिकार गिलानी कह रहे हैं और भी लोग कह रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता एक समाजशास्त्री के रूप में, एक नागरिक के रूप में, कि ये चीज़ें हमारे मीडिया में उस पर्सपेक्टिव से नहीं आ रही हैं जिससे कि हम इन लोगों के मानवाधिकारों का उचित सम्मान करें और इनके लिए न्याय मुहैया हो, इसकी व्यवस्था, इसका प्रावधान भी हो सके? देखिए, अगर आप मीडिया के उपभोक्ता के तौर पे अगर बात करूं, तो आप अगर न्यूज़ चैनल्स को देखें तो उसमें रिपोर्टिंग होती ही नहीं है। अमूमन रिपोर्टिंग के नाम पे सब गायब है। आप देखिए, शाम को सिर्फ टॉक शोज होते हैं, डिस्कशन पैनल्स होते हैं, उसमें भी कुल मिला के अब अगर आप सारे चैनल्स को देख लीजिए तो अमूमन सब पे एक ही मुद्दा होता है डिस्कशन उस दिन का एक ही मुद्दा, बिल्कुल एक ही मुद्दा होता है। और अमूमन पैनलिस्ट भी एक जैसे, ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं या एक ही तरह के होते हैं। उसमें आप सब, और सबका आजकल सेट पैटर्न है, एक एक पार्टी के प्रवक्ता को बिठा दीजिए, एक किसी समाजशास्त्री या किसी पॉलिटिकल साइंटिस्ट को बुला दीजिए, किसी धार्मिक नेता को बैठा दीजिए या धर्माचार्य को बैठा दीजिए। बहुत ही सेट पैटर्न हो गया है, उसके बियॉन्ड, और एक किस्म की भाषा हो गई है। इसीलिए जीतन राम मांझी को इतना आप क्या बोलिए, एरोगेंस या दम्भ की, मतलब उस तरह से रिडिक्यूल किया जाता है। आप एक किस्म की भाषा बोलिए, खास किस्म की भाषा बोलिए जो दिल्ली के गलियारों में जो बोली जाती है, सत्ता के गलियारों में, उस भाषा के पीछे बियॉन्ड आप जा नहीं सकते हैं। तो आम लोगों के मुद्दे कहाँ से उठेंगे? आपके पास एक खास मुद्दा है, और जैसे कि बात की विवेक जी ने भी पहले, कि एक किस्म का कंसेंसस हम देख रहे हैं जितने भी लोकतंत्र के इंस्टीट्यूशंस हैं, वो मीडिया हो, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हो, हमारा जुडिशरी हो, पुलिस हो, एक किस्म का कंसेंसस है और कोई उसको छेड़ना नहीं चाहता है। इसीलिए कोई ऐसा मुद्दा जो कि थोड़ा आपको चुभे या चोट पहुंचाए, उसको कोई छेड़ना ही नहीं चाहता है। तो अगर आप, जैसे हम लोगों ने पिछले कई सालों से टेररिज्म के केसेस को स्टडी किया है, तो आप देखेंगे कि मीडिया वही छापता है जो पुलिस का जो प्रेस हैंड आउट होता है वो छापता है। फ्रंट पेज पे जब लोग गिरफ्तार होते हैं तो खबरें आती हैं, उसके बाद जब वो एक्विट हो जाते हैं कई सालों के बाद, तो कहीं अंदर एक छोटी सी खबर
12वें 13वें पेज पे होती है, और उसमें भी ऐसा होता है कि लश्कर का आतंकी बिना सबूत के छोड़ दिया गया, सबूत ना मिलने पर अदालत ने उसको छोड़ दिया। तो इंडिपेंडेंट आप देखें तो रिपोर्टर्स की एक इंडिपेंडेंट जो, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि सारे रिपोर्टर्स ऐसे हैं, बहुत सारे बेहतरीन रिपोर्टर्स भी हैं, लेकिन जैसा कि दूसरे पैनलिस्ट ने बोला कि जो एडिटोरियल जो पर्सपेक्टिव है वो ही इतना स्क्यूड है कि रिपोर्टिंग उस तरह की ही होती है, और टेलीविजन चैनल्स पे तो रिपोर्टिंग अब हो ही नहीं रही है मुझे तो लगता है। बेहतरीन रिपोर्टर्स होने के बावजूद, बेहतरीन मानव संसाधन होने के बावजूद, अगर पत्रकारिता में, अगर हमारे मीडिया, मुख्य धारा के मीडिया में सवाल नहीं उभर रहे हैं, खासकर समाज के उत्पीड़ित जो लोग हैं उनके मुद्दे नहीं उभर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो ऊपर बैठे लोग हैं, जो वाकई मीडिया के मुख्य किरदार हैं, उनके एजेंडे, उनकी प्राथमिकताएं, उनके पूर्वाग्रह जरूर कहीं ना कहीं एक बड़े फैक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। आप लोगों का अभी तक ये कहना है। एक छोटा अंतराल हम लेते हैं और अंतराल के बाद जब लौटेंगे तो इसके पीछे की कहानी क्या है, दरअसल क्या समाजशास्त्री कारण हैं, हम उन पर भी संक्षेप में चर्चा करेंगे एक अंतराल के बाद। दलित आदिवासी मुद्दे और मीडिया, किस तरह मीडिया में इस तरह के समाजों के, इस तरह के समुदायों के मुद्दे उभर रहे हैं, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं अंतराल के बाद। राधिका, हम आपसे एक जानना चाहते हैं एक पहलू। आपको याद होगा, क्योंकि आज ही वो खबर छपी है, इसलिए मुझे लगा कि भले ही वो इस विषय से सीधा संबंधित मसला ना हो, लेकिन मैं आपसे ज़रूर पूछूं, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश को ठीक से जानती हैं। बदायूं का जो मामला आया तो रिपोर्टर्स गए यहाँ से, कुछ नहीं भी गए, स्ट्रिंगर्स के कहानियों के आधार पर कहे के अनुसार रिपोर्ट लिखी गई। हो सकता है कि हड़बड़ी रही हो सकता है जल्दबाजी रही हो, ताकि उस दिन खबर देनी है, चलो बात मान लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी वक्त था, जांच पड़ताल की जा सकती थी। शुरू में मीडिया ने उसको एक दलित समाज और एक ओबीसी समाज, दो जातियों, दो समुदायों के बीच का मसला बनाने की कोशिश की, क्योंकि दोनों के जो डोमिनेंट पॉलिटिकल स्ट्रीम्स हैं वो उत्तर प्रदेश में काफ़ी सक्रिय हैं और बड़े हैं। तो एक तरह से उसको उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया और पर्दे पर लगातार आने लगा, खासकर टेलीविज़न चैनलों पर, कि ये बनाम ये। लेकिन वो गलत साबित हुआ, वो दोनों समुदायों के मामले केवल नहीं थे। अब जबकि ये मामला दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क तक छाया हुआ था, उस वक्त आज खबर आ गई कि सीबीआई ने भी उसमें माना कि ये फैक्ट्स वो नहीं हैं जो रिपोर्ट हुए थे। क्या आपको नहीं लगता कि मीडिया ने इस तरह के मामलों में हड़बड़ी, जल्दबाजी, पूर्वाग्रह या प्रेजुडिस, जो भी आप कह लीजिए, कहीं ना कहीं मीडिया को इस मामले में अपनी अंतरात्मा में झांकना चाहिए कि आखिर हम गलतियां क्या कर रहे हैं? आप तो बहुत ज़्यादा अपेक्षा कर रही हैं मीडिया को से कि अंतरात्मा में झांके, उसके लिए तो टाइम मिलता नहीं है। सीधी साधा ट्रुथफुल रिपोर्टिंग के लिए टाइम नहीं, जब नहीं मिलता है तो इंट्रोस्पेक्शन के लिए कहाँ मिलेगा समय। आपने बदायूं का जिक्र किया, वो केस का शुरू से मैं नोटिस कर रही थी। शुरू में तो चैनल्स में ही बहुत बड़े रूप में उभरा हुआ था, इतने कॉन्ट्रडिक्शंस थे और ये लोग बिल्कुल अपने आप को एक एक मिनट कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे थे। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। चलिए, टीवी चैनल्स के अपने कंपल्शंस हैं, उनको ऑन द स्पॉट देना पड़ता है वो कॉन्ट्रडिक्शंस वगैरह, लेकिन प्रिंट का क्या रोल है? मेरे ख्याल में एक आध इंडियन एक्सप्रेस जैसे न्यूज़पेपर्स को छोड़ के कोई प्रयास ये नहीं किया गया कि भाई वहाँ जाओ, तमाम लोगों से बात करो। हम लोग ने भी ओल्ड फैशन टाइप का रिपोर्टिंग किया है। क्या करते थे वो? गांव में जाते थे, लगातार जाते थे, कहीं होटल में रहते थे पास के कोई टाउन में, और लगातार 1 हफ्ता 2 हफ्ता जो भी है करके, जब तक आप बिल्कुल वो खबर का रूट, खबर की जड़ तक नहीं पहुंचते थे, नहीं छोड़ते थे स्टोरी। वो जो है आजकल वो जो ड्यू डिलिजेंस है, परसिस्टेंस है, वो कम्प्लीटली मिसिंग है। और जब वो एलिमेंट नहीं है तो फिर आपको इसी टाइप के कॉन्ट्रडिक्टरी रिपोर्ट्स मिलेंगे। आज कुछ कहेंगे, फिर सीबीआई रिपोर्ट ने और कुछ कह दिया। अब सत्य क्या है हमें कभी मालूम नहीं पड़ेगा इस वाले केस में। विवेक, क्या जो मीडिया में ये जो समस्याएं दिख रही हैं मुख्यधारा की मीडिया में, वो सिर्फ इसलिए हैं कि मीडिया में दलित या आदिवासी या माइनॉरिटीज़
ये बहुत कम हैं, यहाँ तक कि पिछड़े वर्ग के भी लोग बहुत कम हैं, ये सिर्फ यही एक कारण है, या ओवरऑल अपने देश के मीडिया में अगर इन वर्गों की थोड़ी बहुत नुमाइंदगी हो भी जाती तो मौजूदा जो संरचना है मीडिया की उसमें शायद संभव नहीं था बहुत ऑब्जेक्टिव होकर, बहुत तथ्यपरक होकर रिपोर्ट करना और चीज़ों को पेश करना। क्या आप कहेंगे? नहीं, देखिए, मानव संसाधन की विविधता एक अपना अलग प्रश्न है और वो सत्यता है, वो ऑब्जर्व रियलिटी दिखाई पड़ती है, लेकिन एक चेतना का जो स्तर है मैं उस पर बात करना चाहूंगा कि आपने अभी बदायूं का केस दिखाया और उस दिन रात में मैं कई टेलीविजन पर था, जो मुझसे प्रश्न पूछे गए वो प्रश्न ये थे कि लोग जाकर के पॉलिटिशियंस वहां पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। अब मैं उनसे ये पूछ रहा था कि अगर पॉलिटिशियन नहीं जाते तो शायद आप लोग नहीं जाते। आप लोग इसलिए नहीं गए हैं कि आपने वहां पर जाके रिपोर्टिंग करनी है उस आत्महत्या की, रादर आप लोग वहां पर जो राजनीतिक खेल हो रहा है उसकी रिपोर्टिंग कर रहे थे। तो मैं नहीं कहूंगा कि उन्होंने वास्तविकता में वहां पर आत्म अवलोकन किया। और दूसरी तरफ आप देखिए कि वही उस तरह के अपराध पर जब विजय चौक पर वो होता है तो मीडिया वहां पर किस तरह लगता है। तो आप जब ग्रामीण स्तर पर होता है, जब लोकल लेवल पर होता है, तब उस प्रकार का 24/7 कवरेज नहीं दिखाई पड़ता है। इफ्तिकार, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, मेरा भी यही कहना है कि जब अगर किसी को पुलिस अगर पकड़ती है, किसी को अगर किसी का केस बनता है तो मीडिया जिस तरह उसको हाईलाइट करता है तो मीडिया की जिम्मेदारी है कि इस केस को फिर फॉलो करे और फॉलो करके देखे ये केस जो है कहाँ पर पहुँचता है और किस हद तक जो है ये प्रोसिक्यूट हो जाता है ये केस। एक उदाहरण के तौर पर मैं कहता हूँ कि जब 2002 का ही एक केस बताता हूँ, एक कश्मीरी एक शॉल वाला था, वो उसने कलकत्ता से वो उसके एक खबर आ गई और हमने भी रिपोर्ट की कि $1 मिलियन जो है उससे पकड़े गए और ये कितने? $1 मिलियन और ये लश्कर तैयबा को फाइनेंस कर रहा था। एक बहुत बड़ा नेटवर्क पकड़ लिया था उस वक्त दिल्ली स्पेशल सेल ने कि एक जो पैसा जाता था टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को उसका नेटवर्क तोड़ कर दिया। और उसके बाद जो है उसके कुछ अरसे के बाद जो है जब मैं भी जेल में पहुंचा और हजरत से मुलाकात हुई तो मालूम हुआ कि ये $1 मिलियन का एक नोट था फर्स्ट गल्फ वार के ज़माने में जो यूएस गवर्नमेंट ने इशू किया था फॉर मिलियनर क्लब के लिए। और उसको कंडम कर दिया था। और ये नोट जो है 30 रुपए में कलकत्ता में खरीदा था और ये दुकान पर लगाते थे किसी बरकत के लिए और उसी बरकत में जो है वो नोट उससे ज़ाहिर हो गया था और वो जेल पहुंच गया था। और उसके बाद ये शख्स तकरीबन 5 साल तक जेल में था और 5 साल तक कोई सुनवाई नहीं थी उसकी। और मीडिया ने भी उसके बाद कभी फॉलो ही नहीं किया। $1 मिलियन जो पकड़े गए कहाँ? वही कहा होगा कि $1 मिलियन पकड़ा गया है, ये ना पता लगाने की कोशिश फिर $1 मिलियन आखिर गया कहाँ? किसी ने भी ये जानने की कोशिश नहीं की उसके बाद। इसलिए मेरी मीडिया से जो है यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी केस को हाईलाइट करते हो उस केस की तह तक फिर जाओ और ये जब प्रोसिक्यूशन होता है, जब कोर्ट में ये केस आ जाता है उसकी पूरी तरह फिर उसकी रिपोर्टिंग करो। लेकिन आप सभी लोग कह रहे हैं कि शायद मीडिया के पास इन चीज़ों के लिए वक्त नहीं बचा है, खासकर मुख्य धारा के मीडिया में। हम बड़े हिस्से की बात कर रहे हैं, मीडिया में अच्छे भी लोग हैं, अच्छे भी मंच हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हम इन जनरल बात कर रहे हैं। लेकिन मनीषा, अगर हम आपसे समझना चाहें कि जो हमारे पत्रकार लोग कह रहे हैं, विवेक भी कह रहे हैं, आपको अपने जो अनुभव हैं, क्योंकि एक खास ढंग से आप इन चीज़ों को देखती रही हैं, आपने बहुत सारे इश्यूज जो दिल्ली के हैं उनको भी टेकअप किया है अपने लेवल पर, अपने फोरम के लेवल पर। आपका क्या कहना है, आखिर मीडिया अगर अपनी गलती को करेक्ट नहीं करता, समाज के स्तर पर क्या कोई पहल हो सकती है इन चीज़ों को लेकर ताकि एक नई सेंसिटिविटी या एक नई संवेदना लोगों के बीच पैदा हो? देखिए, क्राइम रिपोर्टर्स के पास शायद वक्त ना हो कि वो स्टोरी को फॉलो करे, वापस उस स्टोरी पे जाए, लेकिन ऐसे बहुत से हमारे मीडिया में लोग हैं जो आज सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन के घूम रहे हैं, जो दुनिया भर के अलग अलग थिंक टैंक्स में जाते हैं और उनकी पूरी रेपुटेशन यहाँ पे जो अलग अलग केसेस हैं उनको रिपोर्ट करने में, उनके डिटेल्स देने में बनी है। आप उनके अगर कमेंट्रीज़ को देखिए, मैं रिपोर्टिंग की बात नहीं कर रही जो आपको शायद कोई इंसिडेंट होता है तो उसके अगले दिन देनी होती है, लेकिन कमेंट्रीज़ को अगर आप उनकी देखें तो जैसे मक्का मस्जिद में जो अटैक हुआ था या उसके बाद जो अजमेर शरीफ में जो ब्लास्ट हुआ था, उसको बताया गया कि दिस इज़ द रिएक्शन ऑफ द हार्ड लाइन इस्लाम अगेंस्ट द सूफी इस्लाम। उसके बाद वो पूरा मामला पलट गया, पता चला कि कोई और ही लोगों का हाथ है उसमें। लेकिन ये सो कॉल्ड जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं वो भी वापस जाके अपनी स्टोरी को देखने को तैयार नहीं है कि हमने इतना गलत लाइन उस वक्त लिया, उसमें पूरा का पूरा मामला उल्टा था, तो वो कोई लेने को तैयार नहीं है। बात यह है कि हम क्या कर सकते हैं, हम लोग अपनी लेवल पे यही कर सकते हैं कि जो एक काउंटर व्यू है उसको बार बार रखें सामने,
क्योंकि जो क्रिटिकल थिंकिंग या जो एक इंटरोगेशन करने का जो मीडिया का भी रोल है और एकेडमिक्स का भी रोल है, हम सिर्फ अपनी भूमिका ही निभा सकते हैं, उसके आगे क्या कर सकते हैं मुझे पता नहीं। तो एक बिल्कुल हमारे पास वक्त खत्म हो चला है, लेकिन क्या एक समाजशास्त्री के रूप में, एक मानवाधिकार कार्यकर्ता के रूप में, क्या आप ये मानती हैं कि हमारे मीडिया में जो विविधता की कमी है, जिसका जिक्र विवेक ने किया था अभी कुछ देर पहले, ये जो विविधता की कमी है, ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, क्योंकि इससे न केवल कहानियां जो हैं, न केवल रिपोर्ट्स या कथाएं जो हैं, उनको लेकर एक खास पर्सपेक्टिव ढंग एक उभरता है मीडिया में, न्यूज़ रूम में, बल्कि कुल मिलाकर एक बहुत सब्जेक्टिव, बहुत ही आत्मनिष्ठ होकर के चीज़ों को पेश कर दिया जाता है। और गाली गलौज भी यहाँ तक कि जो जिस तरह से होती हैं, और अब जैसे मुख्यमंत्रियों के रूप में बहुत सारे नेताओं जो हैं, नेताओं के बारे में, दलित आइकन्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं, इसको लेकर क्या विविधता की कमी एक बड़ा फैक्टर है क्या? नहीं, विविधता की कमी तो यकीनन एक फैक्टर है उसमें, लेकिन खाली और मुस्लिम और दलित और ओबीसी रिपोर्टर्स के आ जाने भर से ही ये मामला बदल नहीं जाएगा, क्योंकि मीडिया का आज का जो स्ट्रक्चर है, जो मीडिया संगठन, जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस है, और उनका जिस तरह से कॉरपोरेट्स के साथ एक लिंक है या रूलिंग पार्टीज के साथ जो एक लिंक है, वो लिंकेज जो है उसको हम देखते हुए लगता है कि ये ज़रूरी है। मतलब ये तो फंडामेंटल डेमोक्रेटाइजेशन का मामला है कि विविधता होनी चाहिए, लेकिन उस होने भर से ही मीडिया एकदम बदल जाएगा और उसकी रिपोर्टिंग में बदलाव आ जाएगा। शायद थोड़ा फर्क पड़े, लेकिन एकदम बदलाव की उम्मीद मुझे नहीं लगता उससे होने वाली। राधिका रामाशीसन, इस बारे में आपकी क्या राय है? मुझे हाँ ज़रूर एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज़ में डाइवर्सिटी तो रिफ्लेक्ट होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक थिंकिंग एकदम ऊपर से बदलती नहीं है, तब तक मुझे लगता है कि कोई विशेष परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इनको रिकग्नाइज करना चाहिए कि खाली इंडिया में खाली अपर कास्ट अपर क्लास नहीं है, खाली जो दिल्ली के लटियंस, दिल्ली के जो सोशलाइट्स हैं वो दुनिया नहीं है। थोड़ा झांक के देखो बाहर प्लीज। इफ्तिकार, क्या ये एक हमारे समाज की, हमारी डेमोक्रेसी के का जो चेहरा है, उसकी क्या एक बहुत भयावह तस्वीर नहीं पेश करती है ये घटना, ये आंकड़ा कि करीब 80-90% लोग जेलों में जो भारत के बंद हैं वो दलित, आदिवासी, मुस्लिम या ओबीसीज हैं? बिल्कुल, हमारे मीडिया में जो है ओवर द ईयर्स जो ट्रेंड है वो ये है कि जब आप अगर पावर्स के साथ यू रब योर शोल्डर्स, यू आर द बिग जर्नलिस्ट, यू आर द बिग जर्नलिस्ट। हमें जो है इस बेसिक स्ट्रक्चर को हमें समझना चाहिए, इसको चेंज करना चाहिए। एक क्रिएटिव स्ट्रेन रहना चाहिए मीडिया एंड गवर्नमेंट के बीच और मीडिया और कॉर्पोरेट के बीच, न कि कोलैबोरेटर इन दोनों, न कि हमें कोलैबोरेटर बनना चाहिए गवर्नमेंट। लेकिन मीडिया की मौजूदा संरचना में क्या विवेक ये संभव है जो इफ्तिकार जिसकी अपेक्षा कर रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता, कतई संभव नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो मास मूवमेंट भी हैं कहीं ना कहीं उनके साथ तालमेल या जो डायलॉग होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। और जब तक मानव आंदोलन के रूप में मुझे लगता है एक प्रश्न नहीं उठेगा संपूर्ण मीडिया पर, चाहे वो कोई भी मीडिया हो, तब तक ये बदलाव संभव नहीं दिखता। विवेक की इसी टिप्पणी के साथ आज की चर्चा का हम समापन करते हैं कि यह प्रश्न सिर्फ मीडिया के अंदर का नहीं है, ये सिर्फ न्यूज़ रूम के अंदर के सवालों से जूझते हुए इसका समाधान नहीं है। ये समाज का, ये हमारी व्यवस्था का, हमारी राजनीतिक संरचना का, हमारे अर्थतंत्र का, इससे जुड़ा सवाल है। इन सबसे इसका सरोकार है, सबसे इनका साबका है। जब तक बृहत्तर सवाल, जो बड़े सवाल हमारे समाज के हैं, डेमोक्रेटाइजेशन के, सही गणराज्य, सही जेन्युइन डेमोक्रेसी के, जब तक इन चीज़ों को नहीं एड्रेस किया जाता है, तब तक सिर्फ मीडिया के अंदर से इन समस्याओं का समाधान नहीं है। हमें वैकल्पिक रास्ते भी तलाशने होंगे, चाहे वो वैकल्पिक मीडिया हो या जनता के बीच जो जिसकी चर्चा कर रहे हैं विवेक कुमार, एक मोबिलाइजेशन जो इस तरह की नई संवेदना, नई चेतना का सूत्रपात कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखते रहिए राज्यसभा टेलीविज़न।